हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस वे में। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में आज का हमारा ये दूसरा टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। आज के हमारे जो प्रश्न संबंधित होंगे वो वैदिक संस्कृति से संबंधित होंगे। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में प्रश्नों को हल किया है। आज के इस टॉपिक में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चालू करते हैं हम अपना आज का वीडियो अपने पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ईस्वी के मध्य माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ये पूछ रहे हैं। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो वैदिक काल के लोग जिस फसल के बारे में नहीं जानते थे वो है तंबाकू, यानी कि वैदिक कालीन लोग तंबाकू की फसल को उगाना नहीं जानते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। जो ब्राह्मण होते थे, जो वेदों को नहीं मानते थे और जो ब्राह्मण जाति के वर्चस्व को जो अध्यापक नहीं मानते थे, उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित जिस अंग में पढ़ाया जाता है वो शल्वसूत्र के रूप में जाना जाता है। शल्वसूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है वो ऋग्वेद में दी गई है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद, ये इनका सही क्रम है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रयी कहलाते हैं। इसके बाद जो अथर्ववेद बचता है वो चौथा वेद है हमारा, लेकिन वेद त्रयी के नाम में अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। फ्रेंड्स, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे अपना, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के नाम से सामवेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता के रूप में मनु को जाना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्री भागवत गीता है, जिसे कृष्ण भक्ति का प्रथम या प्रधान ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र जो शब्द है उसका उल्लेख 10वें मंडल में देखने को मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या फ्रेंड्स 18 होती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था प्रकृति की उपासना करना। किसका फ्रेंड? प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित था? तो शल्वसूत्र जो था वो ज्यामिति से संबंधित था। नेक्स्ट हम देखेंगे, अस्तोमा सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे, ऐसा माना जाता है।
वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक या इन्हीं को कणाद के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के नाम जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया वो जैमिनी हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, तो वेदांत या उत्तर मीमांसा ये बादनारायण ने लिखी है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम देवता के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो ये परशुरी जो कि परशुरी एक नदी थी, उसी के तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो जो वैदिक कालीन जो भू राजस्व या टैक्स लिया जाता था, जिसे हम टैक्स बोलते हैं वर्तमान समय में, वो 1/6 थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है फ्रेंड्स ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगजगई का महत्व इसलिए है, तो इसका महत्व किस लिए है ये हम देखेंगे। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, नाशत का उल्लेख देखने को मिलता है। तो कितने वैदिक देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है? 4। फिर से एक बार पढ़ लेंगे कौन कौन से, इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गायत्री मंत्र देवी समृति को किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख अगर ये पूछा जाए तो ऋग्वेद में मिलता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। और ये एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किस देवता या देवी को समर्पित है? तो ये देवी समृति को समर्पित है। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्याय दर्शन को प्रचारित किया, तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम हैं, गौतम ऋषि। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में निष्क से जाने जाते हैं, तो निष्क स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक फ्रेंड्स पतंजलि हैं। पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जिसका सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है वो सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो जो अश्वपति राजा हैं वो कैकई प्रदेश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वो कंठोपनिषद में देखने को मिलता है। वैदिक नदी कुंभा जो कि काबुल में है वर्तमान समय में, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल वर्तमान समय में अफगानिस्तान का हिस्सा है, तो वैदिक नदी जो कुंभा है वो अफगानिस्तान में वर्तमान समय में पाई जाती है। उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि ने जिसका प्रतिपादन किया वो है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा, यहाँ से लोहे के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित सामवेद का संकलन है, तो ऋग्वेद पर आधारित जो संकलन है वो किसका है? सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, प्रधान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था कि कौन कौन से प्रधान त्रयी में शामिल हैं, तो अब इसमें पूछा कौन नहीं है, तो हमें पता है भागवत गीता नहीं है, और इसके साथ ही अगर आ जाए तो अथर्ववेद भी नहीं है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? तो जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा है, तो वैदिक युगीन सभा को मंत्री परिषद
कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वैदिक युग में गणतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी, जो कि वर्तमान युग में भी हमारा देश एक कैसा गणतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये जो 6 वैदिक भारतीय दर्शन है, इनकी जो अभिव्यक्ति देखने को मिलती है किस युग में? वैदिक युग में इनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है? तो इसके दूसरे मंडल को से लेकर 7वें मंडल को, किससे? सेकंड से 7 तक के, यानी कि दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन देखने को हमें अथर्ववेद में मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो मध्य एशिया से ऐसा माना जाता है। और ये जो सिद्धांत दिया था वो मैक्स मूलर ने दिया था, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित और मान्य भी है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, कुछ पाठ गद्य में और कुछ पाठ पद्य में। तो ये पूछ भी लिया जाता है, कुछ कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है? तो यजुर्वेद। नेक्स्ट देखेंगे हम, सभा और सम्मति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये विदत थी। कौन सी थी फ्रेंड? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। आगे हम देखेंगे अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी कि जो आज देखा जाता है किसी ब्राह्मण हुआ या पंडित जाति के जो वर्ण है वो निचली जातियों से अगर शादी करते थे तो उन्हें उस विवाह की प्रक्रिया को अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता था। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। यहाँ पर उल्टा देखने को मिलता है, अनुलोम में पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ शादी करता था और प्रतिलोम में उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी, तो इसे प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे अनुलोम प्रतिलोम को अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो यव कहा जाता था जौ को। नेक्स्ट हम देखेंगे व्रीहि शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं फ्रेंड्स वो हैं पाणिनि। और आगे हम देखेंगे कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इस मनुस्मृति जो सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई है वो कुल या कुटुंब होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो जो ऋग्वैदिक काल में जो प्रधान देवता थे वो इंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है फ्रेंड्स। कहाँ कहा गया है?
अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस रचना में नारी को शुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये फ्रेंड्स मैत्री संहिता में ऐसा कहा गया है, नारी की तुलना मदरा और पासे की 3 प्रमुख बुराइयों के रूप में इसका गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त था, इन्हें ही प्रधान देवता के नाम से जाना जाता था। जबकि ऋग्वैदिक काल में इंद्र के बारे में वर्णन मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के बारे में वर्णन मिलता है। संस्कारों की कुल संख्या थी, तो संस्कार 16 संस्कार होते थे। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण में मात्र ऋण शामिल नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल में जो मृदभांड संस्कृति है वो OCP है, जिसे गैरू वर्णी मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता था। कौन सी फ्रेंड्स? OCP या गैरू वर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो उत्तर वैदिक काल में PGW चित्ते दूसर मृदभांड। ऋग्वैदिक काल में OCP और उत्तर वैदिक काल में PGW। इन्हें याद करिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताती जाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये जो भी क्वेश्चन लाए गए हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही लाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हरियाणा प्रांत में चित्ते धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये भगवानपुर में। कहाँ पर फ्रेंड? भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किस में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन या बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया है? तो ये गाय को ही अघन्य के रूप में माना गया है। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये कहा गया वरुण को। तो ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? वरुण को। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता भी वरुण थे। 3 क्रमों पगों में तीनों लोगों को माप कर लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को उपक्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र में की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये रिपीटेड होता है। आविस्ता या ऋग्वेद में समानता है, आविस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आविस्ता ईरान से संबंधित है। इससे जिंद अविस्ता में से हमने बचपन में अलख लैला की कहानी सुनी होगी, तो ये जिंद अविस्ता से ही लिया गया है, जो ईरान से है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ऋग्वैदिक आयरों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो ऋग्वैदिक आयरों की जो लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो ऋग्वैदिक आयर की ये विशेषता नहीं है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आयरों के संबंध का सूचक है? तो ऋग्वेद में कुंभा और क्रिम, ये जो 2 नदियां हैं इनका उल्लेख देखने को मिलता है। आयरों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो आयर आर्कटिक क्षेत्र के निवासी थे, ये मानना था बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने ही आर्कटिक क्षेत्र की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं। पूर्व वैदिक आयरों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक जो आयर थे वो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर भरोसा करते थे। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। तो जो पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण लिखी है उस पर टीका लिखा था किसने? पतंजलि ने। और इन्हें किसके रूप में जाना जाता है? एक टीकाकार के रूप में जाना जाता था और एक वैयाकरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने व्याकरण के संबंध में उस पर टीका लिखा है, जो कि अष्टाध्यायी है। किसका? पाणिनि का। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ऋषि गौतम रहुगण। ये कौन थे फ्रेंड? ऋषि गौतम रहुगण। तो फ्रेंड्स ये थे वैदिक संस्कृति से संबंधित 114 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में आपको इनमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो हम आपको आपके मनपसंद टॉपिक के पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल सक्सेस वे।